and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first article is talking about जहाँ इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है is slid below the 6% mark for the very first time in 2023. देखिए इंडिया में जब भी हम किसी इन्फ्लेशन को यहाँ पर देखने की बात करते हैं या मेजर करने की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कंज्यूमर बास्केट है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे आने वाली महंगाई को यहाँ पर दर्शाता है। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट हियर, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन की आज की डेट में बात करें तो इसको डिफ़ाइन किया जाता है एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे कंटिन्यूसली जो प्राइजेज़ हैं दैट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, लेकिन जो आपकी मनी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रह जाती है कि वो क्या कर सके, इन एक्सपेंसेस को मैच कर सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कम पैसा है या आपके पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो जनरल प्राइस जो लेवल इंक्रीज़ हुआ है उस तक पहुंच सके। और ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब ग्रेजुअली जो प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं अगर उसको चेक एंड बैलेंस में नहीं रखा जाता। सो वी कैन ऑल्सो से दैट lesser money is chasing for the too many goods. So this can be the situation. चलिए वहीं आगे अगर हम इन्फ्लेशन को मेजर करने की बात करें तो देखिए इन्फ्लेशन मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पीरियड में अलग अलग जगह पे इसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखने मिल जाता है विच इज़ दी होलसेल प्राइस इंडेक्स, देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको एस्टिमेशन करने के लिए जो कमेटी है जो यहाँ पर काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मेजर ऑन अ मंथली बेसिस। हर महीने इसको यहाँ पर चेक किया जाता है। वहीं अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इससे कैलकुलेट किया जाता है बाय टेकिंग प्राइजेस चेंज फॉर ईच आइटम इन दी प्री डिटरमाइंड लॉट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग देम। इसको मेजर करने के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसको रिलीज़ करने वाली जो बॉडी है दैट इज़ दी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। चलिए आगे एक और कंडीशन पहले समझ लेते हैं। अगर देखिए हम CPI और WPI की बात करें तो CPI को चेक किया जाता है कंज्यूमर के बेसिस पे कि भाई एक कंज्यूमर जो है वो जिन चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, फूड्स की बात करें, बेवरेजेस की बात करें, हाउस, मेडिकल केयर, एनीथिंग विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंज्यूमर, एक उपभोक्ता से जो संबंधित है उनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। सो यहाँ पर ना ही गुड्स अकेला बल्कि सर्विसेज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। एज यू ऑलरेडी नो, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हम हाउसिंग एंड मेडिकल केयर की बात करते हैं। रिलीज़ करने वाली, पब्लिश करने वाली अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पब्लिशिंग ऑफिस है NSO, आप याद रखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अब देखिए इसको मेजर कब किया जाता है, जब फाइनल स्टेज पे कोई भी गुड यहाँ पर पहुँच गई। भाई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक गुड को बनाया लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाला जो अंतिम व्यक्ति है वो इसका उपभोक्ता होगा, तो यहाँ पर जाके इसको इसका जो मेजरमेंट है इन्फ्लेशन का वो यहाँ पर चेक किया जाता है। यहाँ पे बनने के बाद से कंज्यूमर तक पहुंचने में जो प्राइस यहाँ पे राइज हुआ है वो कितना है। अगर हम बेस ईयर की बात करें तो देखिए इसके लिए बेस ईयर 2012 लेके चला जाता है, ठीक है, हालांकि इसके रिवाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं अगर हम WPI की बात करें तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की जाती है। दूसरी बात ये बात करते हैं कि जो पहली स्टेज होती है ट्रांजैक्शन की, मतलब देखिए मैन्युफैक्चरर ने बता दिया, ठीक है, प्राइस पे कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और इसने इसको किसको दे दिया, होलसेलर को दे दिया। तो जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ द ट्रांजैक्शन यहाँ पर ही इसका यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है। सो मशीनरी, मेटल्स, मिनरल गुड्स, ऐसी चीज़ों को इसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी खुद की कुछ डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियल वर्कर की डिमांड्स अलग होंगी, उसका कंजम्पशन या उसकी जो फूड बास्केट होगी वो अलग होगी। वैसे ही एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर के लिए अलग होगी, या जो CPI है वो रूरल अर्बन कंबाइंड के लिए अलग अलग होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमें 4 तरीके के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं।
जो पहले 3 हैं आप देखेंगे, जब हम बात कर रहे हैं CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर एंड द रूरल लेबर, इसको रिलीज करता है और इसे कंपाइल किया जाता है बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वहीं अगर हम CPI की बात करें, जो कंबाइंड CPI है फॉर द रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, इसको यहाँ पर कंपाइल किया जाता है बाय द NSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, CPI का यहाँ पर बेस ईयर 2012 है। रिसेंटली हुआ क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने एक नई सीरीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यहाँ पर रिलीज कर दी थी विद द बेस ईयर ऑफ 2016। क्यों? क्योंकि भाई आप देखेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर में इंडस्ट्री बहुत ग्रेजुअली, बहुत जल्द, नॉट ग्रेजुअली, बहुत ज़्यादा इस पर एक इम्पैक्ट देखने मिलता है इंडस्ट्रियल चेंज का। इसकी वजह से जो इसका बेस ईयर है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया था। वहीं आप देखेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दे हैव अडॉप्टेड दिस CPI एज द की मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज दे नो कि फाइनल उपभोक्ता तक पहुंचने तक प्राइस में जो चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु हैज़ टू पे द फाइनल अमाउंट, तो यहाँ पर इसको मेजर किया जाता है। सो आई होप यहाँ पर सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। प्रीलिम्स में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कौन रिलीज करता है, बेस ईयर क्या होता है, ठीक है। सो दिस व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बात की जा रही है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बस की। देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही है, अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो बहुत अच्छी है। इंडिया ने जो रैंक ली है, इट राइजेस फ्रॉम 142nd रैंक अमंग 190 कंट्रीज़, जबकि 2014 में और 2063 हो गई है, जो कि 2019 का स्टेटस है। तो आप देखेंगे इंडिया का जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, उनका ये बोलना है इंडिया इज़ रैंक 163 इन एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले 2015 में इंडिया की रैंक 186 थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया बैक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू आर्बिट्रेशन। और अगर हम बात करें डिस्प्यूट रिड्रेसल्स मैकेनिज्म की, सो दिस इज़ समथिंग वेयर इंडिया शुड वर्क अपॉन। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप देखिए, आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे सकते जुडिशरी के ऊपर। यू हैव टू डू एंड डिसाइड द राइट थिंग। सो आर्बिट्रेशन, कहीं ना कहीं जो आर्बिट्रेशन की रेपुटेशन बनी है वो एक तरीके से आप देखेंगे अनफ्रेंडली देखने के लिए हमें मिल जाती है। उसके बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रेफरेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हमें नहीं देखने मिलता इंडिया में। एक जहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं देखने मिलता जहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज़ को लेकर यहाँ पर बात की जाए। तो आप देखेंगे जो रिसेंटली जितने भी डिसीजंस आपने देखे होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसीज़ को इन्हांस करने की बात कर रहे हैं और एक तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना होगा कि आखिर आर्बिट्रेशन होता क्या है। देखिए, अगर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिलता है जो कि नॉन एडवर्सियल होता है, विच मीन्स यहाँ पर दो लोग कोऑपरेटली डिसाइड करते हैं कि हम बेस्ट सॉल्यूशन पर कहाँ पहुँच सकते हैं और इसका एक फाइनल डिसीजन क्या होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिड्यूस करता है लिटिगेशन बर्डन्स का कोर्ट के ऊपर, जबकि एक राउंड द क्लॉक एक डिसीजन यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है, विच मीन्स यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी आपको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के कुछ मैकेनिज्म देखने मिलेंगे, जैसे आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ लोक अदालत एंड दी नेगोशिएशंस। सो व्हाट इज़ हैपनिंग है, आप देखेंगे ADR क्या कर रहा है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है जो कि कम्युनिकेट करने, डिस्कस करने और जो भी डिफरेंस है पार्टी 1 और पार्टी 2 के बीच में उसे दूर करने का काम ये सारे मैकेनिज्म हमें करते हुए दिखाई देते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज आर सेटल्ड और ब्रॉट टू एन amicable result without the intervention of the judicial institution. So this is something which is very very crucial.
चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितने टाइप के, ये जो 5 टाइप के ADRs हम देख रहे हैं ये क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। सो आर्बिट्रेशन सबसे ज़्यादा फेमस ADR का एक फॉर्म हमें देखने मिलता है। होता क्या है, यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में एक थर्ड पार्टी यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की जाती है। यहाँ इस थर्ड पार्टी के व्यक्ति के सामने समझ लीजिए दिस इज़ द थर्ड पार्टी, दिस इज़ द पार्टी 1, दिस इज़ द पार्टी, इसको थर्ड कर देते हैं, दिस इज़ द पार्टी 2। इन दोनों के बीच में जो भी डिसीजन है, जो भी इनके बीच में चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर वो सारे एविडेंसेस इस थर्ड पार्टी के सामने रखे जाएंगे। दिस पार्टी व्हाट इट विल डू, ये एक इम्पार्शियल होके यहाँ पर इनको पूरा सुना जाएगा और फाइनली जो डिसीजन है वो यहाँ पर अवॉर्ड किया जाएगा, दैट इज़ बाइंडिंग इन नेचर फॉर द पार्टी 1 एज वेल एज फॉर द पार्टी 2। सो दिस इज़ द वेरी फेमस थिंग। बिल्कुल कोर्ट के जैसा ही काम करते हुए ये नज़र आते हैं, बट ये एक तरीके से आप देखेंगे अनबायस्ड ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं, बट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बारे में यहाँ काम किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्सिलिएशन। इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पार्टी 1 और पार्टी 2 इजी फॉर्म में समझ लेते हैं, बाकी लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। पार्टी 1 और पार्टी 2 के बीच में एक थर्ड पार्टी मेंबर हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक न्यूट्रल मेंबर होता है जो कि कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है और सेटलमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो इसको और इसको दोनों को बताएगा, सो दैट दे बोथ कैन कम ऑन वन म्यूचुअल डिसीजन। तो यहाँ पर कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई अवार्ड यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, रादर व्हाट दिस थर्ड पार्टी इज डूइंग, इट इज कम्युनिकेटिंग with both the parties in the exchange of information and settlement options. So this is about the conciliation. क्योंकि यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं दिया जा रहा है, दैट मीन्स जो दोनों पार्टीज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी वो कहीं भी इसके डिसीजन से बाइंड नहीं हो सकती। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज द मीडिएशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो लोग जिनके बीच में डिस्प्यूट है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सा कॉन्सेप्ट है मीडिएशन का। यहाँ पर होता क्या है, कोई भी जो दो लोग जिनके बीच में विवाद है ये क्या कर सकते हैं, किसी भी समय दे कैन बी कम टुगेदर और ये यहाँ पर कुछ कंडीशंस के साथ एक सेटलमेंट कर लेते हैं। भाई देखिए ये कंडीशन है और अगर तुम इस पर राजी हो, हम इस पर राजी हैं, तो वी कैन कम ऑन द सेटलमेंट। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी होती है वो कोई डिसीजन नहीं सुनाती, ठीक है, बट वो एक एक्ट करती है फैसिलिटेटर के रूप में कि इन दोनों के बीच में डायलॉग कराने का काम करती है। और फाइनली यहाँ पे इस मीडिएशन में जो कंडीशन पे ये दोनों एग्री हुए हैं उन्हें लिखने के बाद दोनों पार्टीज इस पे साइन करती हैं। नाउ दे आर बाइंडिंग फॉर दीज टर्म्स एंड कंडीशन विच दे हैव साइंड। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले समझ लेते हैं नेगोशिएशन को। नेगोशिएशन एक ट्रेडिशनल फॉर्म है which occurs directly between the parties and their counsel and does not involve a neutral third party। एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर के रूप में यहाँ पर काम करता है। आप बेसिकली देखेंगे बहुत सारे NGOs इसका काम करते हैं। कभी अगर आप कोई केस देखेंगे जहाँ पे मैरिज, डाइवोर्स, पेरेंटिंग और ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे डे टू डे लाइफ में इस तरीके के नेगोशिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दी लोक अदालत। लोक अदालत को इस्टेब्लिश ही किया गया था एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के रूप में, ठीक है, जहां अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, जो डिस्प्यूट्स हैं उनका समय पे इनको ख़त्म किया जा सकते। प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही यहाँ पर डिस्प्यूट को सेटल कर दो ताकि ये कहाँ ना पहुँचे, कोर्ट तक ना पहुँचे, उसके पहले ही इनको यहाँ पर क्या कर दिया जाए, ट्रीट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जैसे कि आपको लोक अदालत देखने के लिए मिल गए। इसी के अलावा लोकसभा ने, जो आपको याद होगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया था, ताकि जो मिसयूज़ हो रहा है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का, हु टेक एडवांटेजेस ऑफ द लॉ टू गेट फेवरेबल अवार्ड्स बाय द फ्रॉड, तो इसको यहाँ पर सुधार किया गया ताकि ये जो मीडिएशन और इन सब के बीच में जो गड़बड़ियाँ देखने मिलती है वो नहीं दिखे। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग ने एक और सिस्टम यहाँ पर लाया, विच इज़ दी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एक रिसेंट रिपोर्ट के थ्रू इसको यहाँ पर लाया गया था, जिसे द फ्यूचर
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन डिस्कशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक एवोल्यूशन की तरह पर यहाँ पर काम करा। होगा क्या, यहाँ पे जो ICT टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन बैठे बैठे भाई दो पार्टीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाना पड़े, और यहाँ पर जितनी भी फेजेज़ हैं, जैसे आप मीडिएशन की बात कर लें, नेगोशिएशन की बात कर लें, आर्बिट्रेशन की बात कर लें, वो सारे के सारे यहाँ पर ऑनलाइन बैठे ही कर दिए जाएंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस एंटायर इशू। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो कि हमारा आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है। देखिए, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ने एक बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ शो करी है, मैंने आपको बताया, जैसा कि हम 142 रैंक अमंग 190 कंट्रीज इन 2014 टू 63 इन 2019, which means India is working very nice. Report also says that takes almost 4 years and 31% of the cost of the claims to enforce a contract in India. In contrast, it just take over 2 years and cost 22% of the claim value in Brazil, because there is a mechanism of online dispute resolution या redressal system. Same goes with Mexico. बहुत सारे डेटास के साथ देखिए हमें काम करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को समझने के लिए। In Mexico it is 341 days and 33% of claim value, and in Vietnam 400 days and 29% of claim value. So India opened up its economy in 1990 itself, as we know, which means कि आज की डेट में हम एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास आ चुके हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी ट्रीटीज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, अलग अलग कंट्रीज़ बायलैटरल एग्रीमेंट्स में एक दूसरे के साथ आती हैं, इन विच केस देयर इज़ अ गुड नीड कि इंडिया को भी क्या करना चाहिए, इसका पार्ट बनना चाहिए। सो देयर आर सेवरल रीजंस ऑल्सो कि इशू क्या हो जाते हैं इंडिया में। इंडिया ने इंट्रोड्यूस तो किया कि भाई फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बाय द मिडल ऑफ द डिकेड। उसके बाद आप देखेंगे श्री कृष्ण कमेटी आई, और श्री कृष्ण कमेटी ने 2017 में कुछ रीजंस हमें बता दिए। क्या रीजंस? कि प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन या एडहॉक आर्बिट्रेशन हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं है। इंटरफेरेंस फ्रॉम द जुडिशरी फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर टू एनफोर्समेंट द अवार्ड, सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रेटर अवार्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो मेक सम ऑफ द रीजंस कि इंडिया में आपको जो रिड्रेसल सिस्टम है वो बहुत अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम है कि इंडिया एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ मूव कर सकती है, बिकॉज कोविड-19 का टाइम भी आ गया है। आपको पता ही है कोविड-19 में पूरा इंडियन जुडिशरी वर्चुअल हो गया था, ठीक है, पूरा की पूरी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई थी। सो यहाँ पर आप देखिए, जब आप ODR की बात कर रहे हो तो ये अकेला ऐसा नहीं बोल रहा कि आप देख नहीं पाओगे। यस, यू कैन, सिर्फ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी, इट एनकम्पासेस द इंटीग्रेशन ऑफ द टूल सच एज मल्टी चैनल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, केस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत आसानी से हो सकता है, ऑटोमेटेड केस फ्लो होंगे, डिजिटल सिग्नेचर आपके पास आ जाएंगे, स्टैम्पिंग हो जाएगी, एंड इवन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन आप देख लेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देख लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेंगे। यहाँ सबका उपयोग करके ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा ईजी किया जा सकता है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द प्रीलिम्स। आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो याद रखनी है। लार्ज हेड्रन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, याद रखिएगा, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और पावरफुल ये यहाँ पर फैसिलिटी है, एक्सेलरेटर है फॉर दी पार्टिकल्स एक्सेलरेटर। इसको बिल्ड करने की वाले में अगर हम बात करें तो इसको बिल्ड करने में आपको दो एजेंसीज़ का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, विच इज़ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एंड द ग्लोबल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। दीज आर द टू अथॉरिटीज़ जिन्होंने मिलकर इसको यहाँ पर बनाया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लाई कर रहा है एक 27 किलोमीटर्स की जो टनल है इन अ सर्कमफेरेंस एंड एज डीप एज 175 मीटर बीनीथ द फ्रांस स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर नियर जेनेवा।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं इनफैक्ट कि ये कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। It was the ATLAS and CMS detector of the Large Hadron Collider that discovered the Higgs boson in 2012 itself. That is why it becomes very, very important for you. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सिंस NCERT देखिए लगातार न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द omitting so many of the topics from its book. Now what is happening? जो आप इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनका यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैज़ बीन deleted from our revised political science textbooks and because of that यहाँ पर ये पूरा मुद्दा हमें समझना होगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। सो ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। याद रखिएगा, बहुत ही प्री का फैक्ट बनता है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंडिया के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, चाहे आप जामिया मिलिया इस्लामिया, IIT खड़गपुर जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट की बात करें, या फिर विमेंस के लिए एजुकेशन की बात करें, या कंपलसरी और फ्री एजुकेशन फॉर द प्राइमरी एंड चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स की बात करें, ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल। इसी के लिए 11 नवंबर का जो दिन है उसे ऑब्जर्व किया जाता है एज द नेशनल एजुकेशन डे एवरी ईयर सिंस 2008 टू कमोमरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो चलिए इनके थोड़े से इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कोई टेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए ओरिजिनली अगर हम इनकी बात करें तो ही वॉज ओरिजिनली नेम्ड मुहिउद्दीन अहमद और इनका जन्म हुआ था मक्का सऊदी अरेबिया में 1888 में। बाद में इनकी फैमिली रिलोकेट हो जाएगी कैलकाता में, और इनके जन्म के 2 साल बाद इनके जो फादर है ही वॉज 2 साल बाद ही ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इनके फादर एक बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड स्कॉलर रहे हैं, तो इसी की वजह से आप देखेंगे कि इनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। सो सिंस हिज इनिशियल एज इनको बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ने का, जैसे पर्शियन, उर्दू, अरबिक जैसे बड़ी बड़े सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, जियोमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स में इनको महारत हासिल थी। वहीं ये बहुत ही अच्छे रीडर हुआ करते थे। इनकी बहुत सारी इस्लामिक थियोलॉजी की बात कर लें, आप मैथमेटिक्स की बात कर लें, फ़िलॉसफी की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, तो इनको ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी। अलॉन्ग विद दैट ये एक लाइब्रेरी रन करते थे फॉर द फ्री एजुकेशन। इसके अलावा ये डिबेट सोसाइटीज़ में भी पार्ट लेते थे। वहीं इन्होंने अपनी इनिशियल डेज ऑफ लाइफ में अपना पेन नेम ले लिया आज़ाद, जो इनकी बाद में आइडेंटिटी ही बन गया और उसके नाम से ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने लगे थे। 1912 की बात है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया एक वीकली पब्लिकेशन अल हिलाल, जिसका ये यूज़ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने में, उनके ऊपर सवाल करने में। और आपको याद होगा ICCR को डेवलप करने वाले भी व्यक्ति यही थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ICCR का फुल फॉर्म बताएंगे। तो इसी के बाद इन्होंने एक और जनरल स्टार्ट किया, अल बलाग। याद रखिए ये जनरल्स के नाम इनके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो प्रोपोगेट करता था इनके व्यूज़ को थ्रू हिज राइटिंग, और ये एडवोकेट करते थे इंडिया के नेशनलिज्म को, और बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ की यहाँ पर बात करते थे। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करेंगे। इसी की वजह से कई बार इनके ऊपर प्रेस चार्जेस एक्ट भी लगाया गया और इनको जेल भी जाना पड़ा। अब अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो देखिए इन्होंने पार्टीशन को खुले तौर पर चुनौती दी थी कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी डन। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ भारत के अस्तित्व की यहाँ पर बात करी थी। 1912 के टाइम पे आप देखेंगे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अल हिलाल इन्होंने यहाँ पर पब्लिश करना चालू कर दिया था। उसी के बाद आप देखेंगे अंडर 1909 रिफॉर्म्स, जैसे ही ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आ जाएंगे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन की यहाँ पर बात कर रहे थे, उसका खुला विरोध करना इन्होंने चालू कर दिया अल हिलाल में। रिजल्टेड इनटू व्हाट, इनको यहाँ पर इस पेपर को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसको इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे। 1916 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इस पेपर को एंड एक्सपेल्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ्रॉम कैलकाटा एंड एक्साइल हिम इनटू बिहार। फ्रॉम देयर ही अगेन स्टार्ट रिलीजिंग आफ्टर द फर्स्ट
वर्ल्ड वॉर इनको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। अगर हम बात करें तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिसे गांधी जी ने स्टार्ट किया था। वहीं अगर हम बात करें तो ही वॉज इलेक्टेड एज दी इन 1923, याद रखिएगा 35 साल की उम्र में यंगेस्ट पर्सन बने थे आईएनसी के, जो इसको हेड करेंगे। ही बिकेम द यंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट इन 1923 ऑफ द आईएनसी मीटिंग। सो मौलाना अबुल कलाम को वापस 1930 में पकड़ लिया गया, जब क्या हुआ, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था और ये जेल में काटेंगे। उसके बाद फिर से ये 1940 का टाइम आएगा जब ये कांग्रेस के यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे, और 1946 तक ये यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यंगेस्ट सर्विंग, देन 1940, देन 1946 अगेन। अगर हम इनके एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैन को यहाँ पर फ्यूजन को यहाँ पर बात करी। उन्होंने बोला ठीक है आपको सारी चीज़ों की आवश्यकता है। इसी का रिजल्ट था कि ही बिकेम दी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और इसी के बाद इनके अगर हम वर्क्स की बात करें तो इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कुरान, गुबार ए खातिर, दर-ए वफा, इंडिया विंस फ्रीडम एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे लिटरली वर्क्स पर भी काम किया है। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले जो IITs, IISc स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इस्टेब्लिश इन्हीं के टेन्योर में किया गया जब ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे। वही मैंने आपको बताया ICCR अगेन दैट इज़ द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंडिया का जो कल्चर है उसको दूसरे देशों के साथ यहाँ पर शेयर किया जा सके। फॉलोइंग 3 अकेडमिक्स यहाँ पर फॉर्म किए गए थे। साहित्य अकेडमी, लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिया जाने लगा इन्हीं के टेन्योर में। संगीत नाटक अकेडमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन म्यूजिक एंड डांस। याद रखिएगा एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इंडियन म्यूजिक और डांस के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, और ललित कला अकेडमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पास्ड अवे, और इनको मरणोपरांत इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न 1992 में कन्फर किया गया था। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर एक बहुत अच्छा सा टेक्स्ट आया हुआ है। चलिए इन शॉर्ट इसको पूरा समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर बात क्या की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट आपको देखने मिलेगा जहाँ पे बात की जा रही है कि जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, मतलब एक कोट यहाँ पर दिया गया था कि भाई जैसे ही आप बात करते हैं गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट कमेटी की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी के रूप में यहाँ पर काम करती है। जब किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, किसी भी मुद्दे पर डीपर डिस्कशंस होने हों या पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान रख के कोई डेवलपमेंट करने हो, जैसे आप नेशनल रजिस्टर्स की बात कर लीजिए, आप दूसरे किसी भी लॉज की बात कर लीजिए, चाहे आप अभी रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया था डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर लीजिए। ऐसे सारे बिल जब इनको रखा जाता है पार्लियामेंट में, इनके ऊपर विचार होता है, विमर्श होता है, विवाद हो जाते हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता कि भाई इनके बारे में बहुत डेप्थ में इनकी स्टडी की जाए। इन दैट केस व्हाट हैपेंड, पार्लियामेंट्री कमेटी वो कमेटी के रूप में बाहर आती है जो इसके ऊपर काम करती है। सिर्फ सेशन में बैठना नहीं, इसके बाद इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में डिस्कशन करना, और फाइनली क्या सही है और क्या गलत उसको यहाँ पर डिसाइड करने का काम करती है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या हो जाता है अगर हम बात करें तो ये एक पैनल है एमपीज़ का, जिनको अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है बाय द हाउस और नॉमिनेट बाय द स्पीकर और चेयरमैन। इस कमेटी का काम होता है कि ये स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन में काम करती है, अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर प्रस्तुत करती है। पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर हम बात करें तो इसके ओरिजिनेशन को आप ब्रिटिश पार्लियामेंट से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनकी अथॉरिटी की बात करें कि भाई इनके पास अथॉरिटी कहाँ से आती है, तो आर्टिकल 105 और 118 यहाँ पर इनको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। जहाँ 105 डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ द एमपीज, वहीं 118 गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स
to regulate its procedure and conduct of the businesses. तो ये सारे कुछ काम है अगर आप देखेंगे, चाहे political polarization या shrinking middle ground has been lending to increasingly rigorous and inclusive debate in the parliament, और चाहे आप किसी भी बिल के इंट्रोडक्शन की बात कर लीजिए जिसकी लीगलाइजेशन पे चैलेंज किया जा रहा है, उसकी डिटेल के बारे में, लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी क्या नहीं, इस सब को डिस्कस करने के लिए एक कमेटी काम करती है विच इज़ दी पार्लियामेंट्री कमेटी। कितने टाइप के रूल्स आपको पार्लियामेंट कमेटी के देखने मिलते हैं? तो देखिए आपको दो तरीके के रूल यहाँ, दो तरीके के कंडीशंस आपको देखने मिल जाएंगे। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो दे हैव एक्चुअली मल्टीपल टाइप ऑफ कमेटी, दे कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, देयर मेंबरशिप एंड द लेंथ ऑफ देयर टेन्योर। हाउएवर अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 105, 118, आप इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दो कौन कौन से हो जाते हैं भाई? एक आ जाती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी हो जाती है सिलेक्ट कमेटी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें या इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो देखिए स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रत्येक साल या पीरियोडिकली, और जो वर्क करती है कंटिन्यूस बेसिस पर, ठीक है। इसका एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये अनइंटरप्टेड है एंड यूजुअली रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द एनुअल बेसिस एज आई हैव टोल्ड यू। सिलेक्ट कमेटी की बात करें तो इन्हें किसी भी स्पेसिफिक मुद्दे के लिए या किसी भी स्पेशल इशू के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी एक कंडीशन है, उसके लिए किसी कमेटी को यहाँ पर बना दिया गया। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दी सिलेक्ट कमेटी। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है 6 कैटेगरीज के अंदर, जैसे फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायरी, कमेटी टू स्क्रूटनीज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज, हाउसकीपिंग कमेटी और दी सर्विस कमेटी। तो ये सारी कमेटीज़ मिलकर क्या करती हैं? एक प्रॉपर रेगुलेशन की यहाँ पर बात करती हैं। तो याद रखिएगा जब हम इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करते हैं तो देखिए एक तरीके से मिनी कमेटी के रूप में भी काम करती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर एमपीज़ हैं जो डिफरेंट पार्टी से होकर आए हैं, ये आपस में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस थिंग। सो नाउ व्हाट द क्वेश्चन कम्स कि भाई इनका रोल यहाँ पर क्या हो जाता है। देखिए अगर हम इनके रोल की बात करें तो दे गो इन टू द डिटेल ऑफ एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ द लेजिस्लेशन, दे एनालाइज the impact of it many have on governance indicators and make their recommendation. हालांकि even though committee reports are not binding at all on the government, but it helps the legislature to ensure an oversight on the execution on any particular issue. So this is something about this entire article. I hope ये सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो चुके हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.